हेलो दोस्तों, न्यूक्लियस नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्लास में मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा, मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद अपन ने माइलस्टोन पढ़े और जो मेंटल इलनेस को लेके सोसाइटी में कम्युनिकेशन है, कॉन्सेप्शन है, उसके बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे इटियोलॉजी, क्या क्या कॉज हो सकते हैं मेंटल इलनेस के बारे में, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इटियोलॉजी। या कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के क्या क्या कॉज हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंटल इलनेस का कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं होता है, किसी एक कॉज को अपन पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। अपन आगे देखेंगे क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज कोई डिसऑर्डर नहीं होता है इसमें। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, अगर उसके साथ कुछ हादसा वगैरह हो गया, हेड इंजरी हो गई, तो उससे क्या होगा, लीड टू कंफ्यूजन स्टेट। उसका कॉन्शियसनेस जो होगी वो अल्टर्ड होगी। तो प्राइमरी कॉज क्या हो गया अपना, जैसे कि कोई इंडिविजुअल किसी उसको मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर मान लो उसका कुछ भी हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हेड इंजरी हो गई, तो उससे क्या होगा, उसको लीड टू कन्फ्यूजन होगा, उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगी। सेकंड अपन देख लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले अपने आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये हो गया, जैसे कोई बच्चा न्यूबॉर्न है, अगर अ, अगर उसके बचपन से अगर कोई दिक्कत है तो उसमें मेंटल इलनेस हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर में सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जो ट्रायोसोमी ऑफ 21। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है, ट्रायोसोमी 21 की वजह से होता है। फिर उसके बाद अपन देखें जेनेटिक फैक्टर के अंदर ही फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप में क्या हो सकता है, इंडिविजुअल को ब्लाइंडनेस हो सकती है, डीफनेस हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डिफनेस हो सकती है। दिस ये जो फैक्टर है, ये जो इंडिविजुअल उसके सेल्फ जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अफेक्ट करते हैं। अगर मान लो इंडिविजुअल सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो उसके अंदर एक हीन भावना होगी जिसकी वजह से वो मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। फिर उसके बाद अपन देखें फिजिकल डेप्रीवेशन। फिजिकल डिप्रीवेशन में आता है सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई बच्चा है, अगर वो माल नरिश्ड है, अगर उसको प्रॉपरली जो मिलना चाहिए वो अगर शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर के विकास के लिए, मेंटली डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए, अगर वो उसको नहीं मिल रहा है तो वो मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। उसमें उसका आईक्यू लेवल, उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है।
मेंटल रिटार्डेशन, स्लीप डिप्रिवेशन हो गया, तो उससे उसको मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। तो क्या क्या हो गया अपने बायोलॉजिकल फैक्टर में, सबसे पहला आ गया जेनेटिक फैक्टर। अगर मान लो उसको बचपन से जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो, जैसे डाउन सिंड्रोम हो, तो उसमें मेंटल इलनेस हो सकती है। फिजिकल हैंडीकैप है, अगर मान लो ब्लाइंडनेस है, डिफनेस है, तो उसके अंदर एक ये हीन भावना रह सकती है, मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसकी वजह से भी उसको मेंटल इलनेस हो सकती है, जो इसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करेगी। जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा उसको अफेक्ट करेगी। फिर इसके बाद हो गया फिजिकल डिप्रिवेशन में माल न्यूट्रिशन हो गया, स्लीप डिप्रिवेशन हो गया, ये क्या करेगी, कॉज टू लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल डिप्रेशन। अगर मान लो कोई बच्चा अगर उसको उसके हार्मोन्स बनने के लिए या फिर जो भी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो हार्मोन्स वगैरह नहीं बनेंगे, तो इसके कारण क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद अपन बात करें थर्ड पॉइंट, पे बात करें अपन, फर्स्ट हो गया अपना प्राइमरी कोज, प्राइमरी कोज हो गया, सेकंड बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, थर्ड अपना है साइको सोशल फैक्टर। साइको सोशल फैक्टर ऐसे फैक्टर जो अपने को अपने एनवायरनमेंट से मिलते हो, जिनको अपने अपने एनवायरनमेंट से जो अपने एनवायरनमेंट से अपने अपने को इन्फ्लुएंस करते हो, ऐसे फैक्टर। जैसे इसमें सबसे पहले आ गया मैटरनल फैक्टर। अब जैसे अपने इंडिया में, भारत में जैसे ऐसा है कि बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। अगर अगर उसकी मदर उसको समय नहीं दे पाएगी या उसको प्रॉपरली जो उसको बचपन में जो नीड है वो अगर उसकी पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो बच्चे में धीरे धीरे मेंटल इलनेस की तरफ जाएगा। जैसे अगर उसकी माँ जॉब में है या फिर वो खुद मेंटल इलनेस है उसको, तो क्या होगा, वो बच्चे को प्यार नहीं दे पाएगी, बच्चे को समय नहीं दे पाएगी। उससे क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी, जिससे वो मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। फिर इसके बाद हो गया पैथोजेनिक फैमिली। पैथोजेनिक फैमिली का मतलब हो गया, आजकल क्या है, पहले तो वो अब जो कर रही हो जो करवा दो, आजकल क्या पेरेंट्स बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गए। पैथोजेनिक फैमिली का मतलब हो गया ओवर प्रोटेक्टिव, हो गया, स्ट्रिक्टनेस हो गई, अगर मान लो किसी बच्चे को अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रखेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे अपने अंदर की भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाएगा और अपने अंदर के विचार, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उनको शेयर नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को अंदर ही दबाता रहेगा। उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मेंटल इलनेस की तरफ जा सकता है। तो अपने को अपने जो बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसे रहना चाहिए ताकि वो अपनी अंदर की जो भावनाएं हैं, अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर सके, वो उनको दबाए नहीं, उनके विचार वो अपने सामने रख सके। फिर आ गया पैथोजेनिक इंटर पर्सनल रिलेशन। आजकल क्या है, शादी होती है, साल भर में रिश्ता ख़त्म साहब। तो इनसे क्या है, जो बच्चे हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे मैरिटल डिसहार्मनी,
डिसहार्मोनी या ब्रोकन होम हो गए, या जैसे डाइवोर्स हो गया उनके बीच, डाइवोर्स हो गया। जैसे अगर कोई बच्चा है वो अपने माता पिता को 24 आवर्स लड़ते झगड़ते देखता है, तो उसके अंदर एक एक कुंठा एक पैदा हो जाती है, जिससे क्या है कि वो धीरे धीरे अपने अंदर एक ऐसी डेवलप कर लेता है जिससे वो आगे जाकर मेंटल इलनेस को कॉज कर सकती है। तो ये हो गया इसका रीज़न। फिर हो गया स्ट्रेस, जो आजकल की सोसाइटी में बहुत कॉमन है, हर चीज़ का स्ट्रेस रहता है। जॉब मिली तो स्ट्रेस, जॉब नहीं मिली तो स्ट्रेस, जॉब का छूट गया तो स्ट्रेस, एग्ज़ाम में फेल हो गए तो स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस तो आजकल की सोसाइटी में कॉमन हो गया। तो इसके एग्जाम्पल अपन देख लें, जैसे फेल इन एग्ज़ाम, जॉब का मिलना, जॉब का ना मिलना, जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं, जैसे उसको जो उसकी मनपसंद की जॉब थी वो मिली नहीं मिली, या फिर जो उसको पैकेज चाहिए था वो पैकेज मिला नहीं मिला। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस को कॉज करती हैं। जैसे स्ट्रेस का एक और एग्जांपल देख ले, जैसे कि अगर मान लो अगर कोई पर्सन है, उसके परिवार में किसी जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या है कि उसकी वजह से वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा सकता है। तो वो भी एक मेंटल इलनेस का कॉज हो सकता है। फिर उसके बाद देखें अपन इकोनॉमी इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जैसे अगर कोई पर्सन है, वो अगर कर्जे में डूबा हुआ है, तो वो क्या करेगा, अगर उससे कर्जा फ्री नहीं होगा तो वो सुसाइड करेगा। इकोनॉमी, अगर मान लो पुअर्टी में, गरीब में है, तो ऑलरेडी स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहेगा वो। तो ये सारे मेंटल इलनेस के कॉज होंगे। अब आगे अपन देख लेते हैं अदर फैक्टर कौन कौन से हैं। पहले अपन ने देखा प्राइमरी कॉज, फिर इसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर देखे अपन ने, और फिर इसके बाद साइको सोशल। अब अदर कॉज क्या क्या हो सकते हैं। अदर फैक्टर, सबसे पहले आ गया इसमें ड्रग एब्यूज़र। जैसे कोई इंडिविजुअल है, अगर उसको अफीम की या कोकीन, एल्कोहल, या फिर जैसे किसी सेडेटिव ड्रग्स की हैबिट हो गई है, तो एब्यूज़र हो गए। आजकल सोसाइटी में ऐसे भी आदमी बहुत सारे होते हैं जिनको एडिक्शन हो जाता है, फिर उनको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ा जाता है, उनको ज़बरदस्ती छुड़ाते हैं तो वो सुसाइड करते हैं। अगर उनकी ये जो डिमांड है वो अगर पूरी नहीं हो तो वो सुसाइड करते हैं, या फिर ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। तो वो भी एक मेंटल इलनेस का कॉज हो गया। फिर इसके बाद देखें अपन डिस्टर्बेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। या तो उसको बचपन से कोई दिक्कत हो, या फिर जैसे एडिक्शन हो गया, अब जब तक वो उस चीज़ सब्सटेंस को लेगा नहीं तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। तो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्लूटामेट और एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। फिर इसके बाद अपन देखें एंडोक्राइन डिसफंक्शन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी तो
उससे भी उसके मेंटल इलनेस कोज कर सकती है। उसके बाद अपन देखें हेड इंजरी हो गया, लो आईक्यू लेवल हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन इन ब्रेन, जिसको अपन एनसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये सारे कोज मेंटल इलनेस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हो गया अपने प्राइमरी कोज हो गया, जिसमें मान लो किसी इंडिविजुअल के साथ कुछ हादसा हो गया, इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई, तो उससे वो मेंटल इलनेस या उसकी तरफ जा सकता है। फिर उसके बाद हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए, फिर साइको सोशल फैक्टर हो गए, फिर अदर फैक्टर में अपन ने ड्रग अब्यूज़र को देख लिया, डिस्टर्बेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, मान लो उसके बचपन से कोई दिक्कत हो या फिर बाद में ऐसी कुछ हो गया हो जिससे उसकी न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया हो, तो उसकी वजह से वो मेंटल इलनेस को कॉज कर सकता है। फिर आ गया एंडोक्राइन डिसफंक्शन, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी तो हार्मोन्स प्रॉपर्ली बॉडी में रिलीज़ नहीं होंगे, तो उससे भी उसको मेंटल इलनेस हो सकती है। फिर उसके बाद हो गया अपना जैसे हेड इंजरी, लो आईक्यू लेवल या इन्फेक्शन इन ब्रेन हो गया, तो वो भी एक तरह से मेंटल इलनेस को कॉज करेंगे। यह तो है अपना मेंटल इलनेस के कॉज। अब अपन पढ़ेंगे मेंटल इलनेस के साइन एंड सिम्टम्स। मेंटल इलनेस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं उसको अपन देखेंगे।